चले भैया, आज की डिस्कशन का आगाज करते हैं। लेडीज, आई वांट यू टू स्टॉप बीइंग लेडीज, आई मीन स्टॉप टॉकिंग। लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन फॉर टुडे। ये मैं दूर दूर के बिठा दूंगा, आपको बोर हो जाएंगे, फिर आप अकेले ना करें, चुप हो जाए। आज की डिस्कशन का आगाज करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, दैट्स गोइंग टू बी वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। आपने ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई हैं। इन चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज करने का मकसद ये है कि जब ये आगे आपके दिसंबर टेस्ट आने हैं, उसमें आप स्ट्रगल ना करें। लेकिन अगर आजकल भी आप बस आके खाली आंखों से ये बोर्ड देख के चले जाते हैं, घर जाके असाइनमेंट्स नहीं करते, टेस्ट नहीं देते, तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है आपको, मुझे तो है। ओके, मेक श्योर यू गो बैक होम। जो जो बातें मैं यहाँ बताता हूँ, ऐसे 10-15 मिनट लगा के रिवाइज कर लिया करें। और हफ्ते में एक असाइनमेंट मिलता है, वो जरूर अटेम्प्ट किया करें। मुझे अभी तक सब बच्चों के असाइनमेंट्स नंबर 2 नहीं मिले हैं। ओके, जिन्होंने नहीं किया है, अब बस वो मुझे सेंड कर दें। और जब मैं लिस्ट बनाऊंगा और जिस जिसका मिसिंग होगा, फिर मैं उसकी बेइज्जती करूंगा, मजा आएगा। चले शुरू करते हैं। वर्क से। वर्क, how would we define work? Work is defined as the product of force and parallel distance या displacement traveled. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। इस जैसी डेफिनेशन हमने फोर्सेस के चैप्टर में भी देखी थी। दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो क्या था? व्हाट वाज दैट कॉल्ड? मोमेंट या फिर टॉर्क। मोमेंटम नहीं, मोमेंट या फिर टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट और वर्क दोनों तकरीबन मिलती जुलती डेफिनेशंस हैं, बस सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, पैरेलल या परपेंडिकुलर। I have seen A level students making this mistake because exactly यही टॉपिक्स A level में भी हैं। तो वहां पर पैरेलल परपेंडिकुलर कंफ्यूज कर देते हैं, फिर डेफिनेशन गलत हो जाती है। मेक श्योर यू राइट द वर्ड पैरेलल फॉर वर्क। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ यार, कुछ नया भी तो बताना है आपको आज। लेट्स सी। इमेजिन करें कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने एक फोर्स लगा दी है, ये वाली एफ। ओके, और इसके अलावा इसका एक वेट है ऐसे नीचे की तरफ, डब्ल्यू। ये ऑब्जेक्ट एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, एंड दिस ऑब्जेक्ट, इट हैज दिस फोर्स हैज टू पार्ट्स। इसको हम एफ वाई कह लेते हैं, इसको हम एफ एक्स कह लेते हैं। ये फोर्स एफ, इसी के दो पार्ट्स हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये वाली जो फोर्स एफ है, इट इज पॉइंटिंग इन अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। इस फोर्स के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और एक हिस्सा वो है जो ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। This object travels a horizontal distance. Let's call that to be d. अगर मैं आपसे पूछूं which of these forces do some work, तो इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, वो पैरेलल का है। अब मैं आपसे पूछूं, यहां पर फोर्स तो एक ही है, एफ, लेकिन इसके दो हिस्से दिखाए गए हैं, एक एफ वाई, एक एफ एक्स। आपको ये देखना पड़ेगा वो वाला कौन सा फोर्स है जो कि उस डिस्टेंस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। कौन सी है? एफ एक्स इज द फोर्स दैट्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। अगर आपको वर्क निकालना पड़े, तो आप फोर्स को उसके पैरेलल डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स द प्राइमरी कॉन्सेप्ट हियर। फोर्स और डिस्टेंस पैरेलल वाले आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। पुट योर फोन्स अवे और आई विल पुट देम समवेयर इन योर पॉकेट। नाउ आई वांट यू टू सॉल्व समथिंग फॉर मी प्लीज, एक एग्जांपल की सूरत में। दैट्स एन ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की,
and it travels a distance of 13 meters, और एक ये एंगल भी गिवन है 20 डिग्री। मेरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यू टू 50 न्यूटन फोर्स। लेकिन 1 मिनट ले, जरा सॉल्व करके दिखाएं। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यू टू द 50 न्यूटन फोर्स। आस्क योर सेल्फ, इज दिस 13 मीटर जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या ये 50 न्यूटन के पैरेलल है? तो मैं वर्क निकालने के लिए 50 को 13 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, है ना? ओके। लेकिन अगर मुझे एक ऐसा डिस्टेंस पता चल जाए जो 50 न्यूटन के पैरेलल हो, तो वर्क निकाला जा सकता है। जी। हाँ। नहीं। शाबाश, सॉल्व करके दिखाएं। गुड जॉब, सॉल्व करके दिखाएं, शाबाश। सच अ क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम। हो गया? क्या आंसर आया? एरिस्टोटल। क्या है? एप्पल। और इस चीज ने आंसर निकाला 48.7। देखते हैं बाकियों का क्या निकलता है। 12.2 कह रहे हैं। 12.2 कह रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तेरे से पूछूंगा कि तेरी बेइज्जती क्यों नहीं कर। लड़ो पे। लड़ने तो चपेड़े मारनी है, अदरवाइज नहीं। ऐसे बातों बातों से जबानी कलामी लड़ाई नहीं होती, मजा नहीं आता हमें। ले जी, मैं आपको बताने लगा हूं, थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री याद करें ना, तो आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, क्या ये इस 50 न्यूटन के पैरेलल है? क्या ये इस 50 न्यूटन के पैरेलल है? नहीं है। गरीबो, है। इस डिस्टेंस के लिए आप याद करें, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर द हाइपोटेन्यूस या फिर एडजेसेंट ओवर द हाइपोटेन्यूस। इसमें b इज व्हाट यू नीड टू फाइंड एंड हाइपोटेन्यूस इज 13। h वहां जाके मल्टीप्लाई होता है, 13 cos of 20 इक्वल्स टू b। आप जरा सॉल्व करके बताएं, 13 cos of 20 क्या होता है? 12.2। ये तो डिस्टेंस आया ना। अब वर्क भी तो निकालना है। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय पैरेलल डिस्टेंस। फोर्स है 50, इसको मल्टीप्लाई करना है 12.2 के साथ। आंसर सबके गलत हो गया ना? किसी का ठीक भी हुआ था? 610.8 भी है जी। ये बता रहे हैं आंसर 611 बनता है। अच्छा, अभी लिखते हैं, मसला। ले जी, जरा देखेंगे यूनिट क्या बनेगा। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। तो जो आंसर आया इसका यूनिट न्यूटन इंटू मीटर्स बनना चाहिए। इज दैट ऑल राइट? ओके। ओके। ले जी, आगे चलते हैं। एनर्जी डिफाइन करेंगे। एनर्जी फॉर 1 मार्क, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी ये एक तरह का स्टोर होता है, समथिंग दैट हैज बीन स्टोर्ड। इसको इस्तेमाल करते हैं तो वर्क डन होता है। जैसे कि आप अपने अकाउंट में पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर उन पैसों को इस्तेमाल करते हैं, तो यू आर एबल टू बाय योर ग्रोसरीज या पेट्रोल या जो कुछ भी आपने करना है। ओके। सो बिल्कुल इसी तरह एनर्जी इज अ स्टोर। जनरली एनर्जी के स्टोर्स होते हैं। जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उनको हम पोटेंशियल एनर्जीज कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जीज।
क्या आपको एग्जाम्पल्स पता है पोटेंशियल एनर्जीज? जी, आने दें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके अलावा इसके अलावा शर्म करो। इलास्टिक पोटेंशियल्स, इसके अलावा वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वो बाद में देखेंगे भी। और ओके, काइनेटिक, ओके, इसके अलावा केमिकल पोटेंशियल। हाँ जी, इसके अलावा देखेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ड्यू टू द पोजिशन इनसाइड फील्ड। एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी स्टोर होती है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल किसी भी स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है, उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती है ड्यू टू मूवमेंट्स। केमिकल पोटेंशियल केमिकल बॉन्ड्स की वजह से होती है। कुछ और टाइप्स ऑफ एनर्जीज भी हैं जैसे कि थर्मल है, थर्मल एनर्जी है। अभी इसने एक बताई है जो कि मैं ऊपर लिखना मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस वजह से होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज ड्यू टू फोर्सेस बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उस वजह से जो एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। थर्मल एनर्जी, इसको जरा डिफाइन करते चलते हैं जी। थर्मल एनर्जी ना बेसिकली एक तरह का सिंक होता है। सिंक, जैसे हम नलका खोलते हैं ना तो पानी सिंक में जाता है ना, इट सिंक्स डाउन, जहां पर ऐसी पोजिशन में पहुंच जाता है जिसको फिर हम आइंदा कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो हर एनर्जी की जो लास्ट सिंक है, फॉर्म है, वो थर्मल एनर्जी होती है। एवरी एनर्जी विल इवेंचुअली एंड अप बीइंग थर्मल एनर्जी। तो इसलिए थर्मल एनर्जी दैट फ्लोज, energy that flows from a hot area to cold area। आप जितनी भी एनर्जी सोच सकते हैं दे विल इवेंचुअली एंड अप बीइंग थर्मल एनर्जी। सन से आ जाती है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जीज, दे विल, अब फ्यूल बर्न करते हैं उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। हाथ रब करते हैं तो हाथों की मूवमेंट की वजह से काइनेटिक है दैट एंड्स अप प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी। इसके अलावा जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करती है इन डिवाइसेस, तो ये डिवाइसेस सारी हीट अप होती हैं, दे एंड अप प्रोड्यूसिंग थर्मल एनर्जी। तो हर तरह की एनर्जी विल इवेंचुअली गो डाउन टू हीट, थर्मल एनर्जी और वर्क, दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स। बस फर्क क्या है इनमें? वर्क इज द इफेक्ट ऑफ एनर्जी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी थी तो उसका असर या इफेक्ट ये था कि वो वर्क कर सकता था। जबकि एनर्जी इज सेड टू बी द कॉज ऑफ वर्क। कॉज, कॉज क्या होता है? रीजन, जिस वजह से वर्क हो सकता है उसको हम एनर्जी कहते हैं। बोथ ऑफ देम हैव द सेम यूनिट्स, जरा यूनिट्स डिसाइड करते हैं। वर्क का यूनिट हमने डिस्क्राइब किया था न्यूटन मीटर, लेकिन होता ही है साइंस की दुनिया में कि अक्सर साइंटिस्ट्स के नाम से हम कुछ यूनिट्स को एसोसिएट कर देते हैं ऐसे उसको इज्जत देने के लिए।
ठीक है, तो इसका एस आई यूनिट क्या होगा? जूल्स। जाउल नहीं है जी, अल्लाह का नाम लें, इट्स नॉट जाउल्स, द वर्ड इज जूल्स। आपके टीचर कुछ भी कहते हैं, कोई बात, लड़ाई नहीं करते। एक सवाल मेरे जहन में आ गया यहाँ पर, डिफाइन वन जूल। लो भाई, कोशिश करो, डिफाइन कैसे करोगे एक जूल को? क्या? 1 kg? जी, दैट्स ऑलमोस्ट राइट जी। ओके, दैट्स ऑलमोस्ट राइट, मतलब दैट्स एक्चुअली राइट। व्हेन 1 Newton force causes a 1 meter parallel displacement, 1 joule work is done। आपने नोटिस किया, आप लोगों ने डेफिनेशन में पैरेलल का लफ्ज मिस किया था। यू नीड टू राइट इट डाउन इन द डेफिनेशन। एक बात आपको बताना चाहता हूं, पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक दफा बता रहा हूं। आपको ये बात रियलाइज करनी है कि जूल एक तरह का यूनिट है ना? यूनिट है ना? तो यूनिट की डेफिनेशन के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। आप मेरी डेफिनेशन में देखें, मैंने 1 न्यूटन मेंशन किया है और डिस्टेंस के लिए 1 मीटर मेंशन किया है, तो यूनिट्स की डिस्क्रिप्शन के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? जबकि आप देखें, वर्क की डेफिनेशन में जहां हमने वर्क को डिफाइन किया है, वर्क विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मुझे बताएं, क्या वर्क क्वांटिटी है या यूनिट है? वर्क क्वांटिटी है या यूनिट है? वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है। तो यूनिट की डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी, और डिस्क्राइब किसको किया? वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी। जब यूनिट्स को डिस्क्राइब किया तो यूनिट्स का इस्तेमाल किया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन के लिए फिजिकल क्वांटिटीज के को इस्तेमाल करना जरूरी। इसी तरह एनर्जी का भी एस आई यूनिट जो है वो वही है जो वर्क का है, जूल्स। बस शक्ल का फर्क है। शक्ल का क्या मतलब है? अगर मेरे पास यहाँ बहुत सारे पैसे रखे हों और पैसों की बजाय इस साइड पे मेरे पास एक आईफोन रखा, दैट बेसिकली is equivalent to each other. The money gets transformed into the Apple iPhone, right? और अगर मैं इसको बेच दूं तो फिर मुझे उसकी बदले दोबारा वही पैसे मिल जाएंगे। सो बिल्कुल इसी तरह एनर्जी और वर्क का फर्क होता है। वर्क एनर्जी तब कहलाती है जब वो स्टोर्ड हो, लेकिन जब उसे इस्तेमाल करके कुछ मोशन कर लिया जाए तो फिर वर्क होना शुरू हो जाता है। अगर एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज बढ़ती है। जैसे कि पैसों की अमाउंट अगर कम होगी तो मेरे पास जो चीजें हैं वो बढ़ती जाएंगी। डू वी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट? ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक चीज की दूसरी में, इसको समझना जरा जरूरी है। आपके लिए डिफाइन करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बार किसी रेडी वाले को भी पता होगा बेटे, इसमें कोई फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है। ऑरा माइनस हो गया बेचारे का। लो भाई, डेफिनेशन अब बोलेंगे, मैंने पूछा नहीं था अभी। अब मैंने पूछा है लेडीज से, एनीवन फ्रॉम द लेडीज जो खामोशी से ऐसे मुंह छुपा रही हैं, पीछे वाली खातून जी। वर्क, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, खातून है तो कुछ भी बोलो, इनको भी नहीं आती, बोलो। ये अच्छा जवाब है, सही। आगे से,
मेरा मेरे दादा अब्बू को भी आती होगी, वो पेंडू थे। एनर्जी, सही वाली बोल दे यार। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चलो भाई, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। ये कौन है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? वर्क, दैट्स ग्रेट। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वर्क किया जाता है। वर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बाय द वे, एनर्जी की कुछ एनर्जी की कुछ और फॉर्म्स भी मेरे जहन में आ गई। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये भी कुछ फॉर्म्स मेरे जहन में आई थी तो मैंने लिख दिया था। हम्म। वर्क एंड एनर्जी, वी आर गोइंग टू स्टडी देम टुगेदर। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। थिंक ऑफ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल टू काइनेटिक। जल्दी से। सिंपल। कार। जनरेटर में बैठ के स्कूल जाते हो? कौन सी? जनरेट ऑन करके जनरेटर भागना शुरू कर देता है। अब बच्चों वाली बातें कर रहा है। जनरेटर का काम होता है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, क्योंकि फिर वो, अभी देखते हैं, हो सकता है। श्योर। लेट, वो अभी देखते हैं यार। हौसला, तुझे एक चीज पता लगे, सोलर लगवाया घर में, इसलिए तो एक्साइटेड हुआ हुआ है। ले जी, जरा मुझे बताइएगा। साउंड टू इलेक्ट्रिकल, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है? ग्रेट। मेरे ध्यान में आ रहा है जी, एक डिवाइस है माइक्रोफोन, इन्होंने भी बताया यही जवाब। माइक्रोफोन भी यही काम करता है कि वो साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। सी, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट कर दे? वाह यार, बहुत स्मार्ट हो तुम लोग। स्पीकर्स। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। मैकेनिकल वो होता है जो कि पोजिशन या मोशन वाली एनर्जी हो। पोजिशन और मोशन, जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो पोजिशन की वजह से होती है, ये भी एक तरह की मैकेनिकल है। इलास्टिक पोटेंशियल भी एक तरह की मैकेनिकल है। काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी है। ये मैकेनिकल एनर्जी एक कैटेगरी होती है, जो पोजिशन या मोशन वाली एनर्जीज हो, उनको हम मैकेनिकल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल कौन डिवाइस कन्वर्ट करेगी? मोटर। जब नहाने जाते हैं, पानी खत्म होता है तो फिर कहते हैं ना, अम्मी मोटर चला दें, ये वो वाली मोटर की बात हो रही है, क्योंकि वो बिजली
इस्तेमाल करती है और उसके बाद घूमना शुरू कर देती है। और भी तो हो सकती है, पंखा, दैट्स ग्रेट, फैन। मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया फ्रॉम फ्रॉम द पास्ट पेपर, जरा मेरी हेल्प कीजिएगा। तो पार्ट ई को हम क्वेश्चन बना लेते हैं ना। ये एक बॉल है which was at rest at a certain height। ये बॉल रेस्ट से गिरना शुरू करती है and it is just about to hit the ground, just about to hit the ground। आपसे कहते हैं मेजर एनर्जी इन्वॉल्व्ड। जो जो एनर्जीज इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, आप जरा वो बता दें। सबसे पहली होगी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, प्लस अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, याद है ड्रैग फोर्स पढ़ चुके हैं हम फोर्सेस में, अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो इसके साथ ही हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। और एक और हो सकती है, sound। Whenever objects fall down, they end up emitting a sound as well. So, initially, there was only gravitational potential with this object that got converted to kinetic heat and sound। यहां पर कुछ दो अहम फॉर्मूलाज का जिक्र करना जरूरी है, आपने वो सुने हुए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mass multiplied by gravity multiplied by height, mass multiplied by gravity multiplied by height। mass का यूनिट होना चाहिए किलोग्राम्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट होना चाहिए न्यूटन्स पर केजी और मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हाइट का यूनिट होना चाहिए मीटर्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करें? मैंने शुरू में बताया था, एक नंबर की डेफिनेशन भी आती है। आप कहेंगे शायद एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट, है ना? फिर जी जी, सोच ले पहले। नहीं, हाइट नहीं कहना, कहना है ड्यू टू इट्स पोजीशन इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब इसका वही है, लेकिन पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रेफर टू इट एज द पोजीशन इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड। आपको ना एक बड़ी खूबसूरत बात दिखाना चाहता हूँ, ये खुद मैंने, जब मैं ए लेवल पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सीखा। उससे पहले पता नहीं मेरे टीचर ने बताया होगा, मैं भी छुप के फोन यूज कर रहा हूँ उस दिन। इस फॉर्मूला में जब मास को जी से मल्टीप्लाई करते हैं, doesn't that give us force as well? mass into gravity, isn't that weight? That is weight। weight एक तरह की फोर्स होती है। और height, isn't that a distance? है ना? तो mgh में भी फोर्स इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। फोर्स जब डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होती है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? वर्क। तो बेसिकली ये फॉर्मूला भी एक तरह से वर्क का ही फॉर्मूला है। दिखाना चाहता हूं, ये देखें यहां पर, ये इसका W इक्वल टू एम जी है ना। ऑल्सो जब मैं इस बॉल को छोड़ूंगा तो वो ये वाली हाइट ट्रेवल करेगा। आप देख सकते हैं वेट और हाइट दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, है ना? तो ये जो फॉर्मूला यहाँ आपने बनाया था जीपीई का, दैट इज एक्चुअली इक्वल वर्क। कौन सा वाला वर्क? जीपीई इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स।
ये वाली बात समझ आई? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और हाइट जो उसने ट्रैवल करना है ड्रॉप करने के बाद, वो दोनों पैरेलल हैं। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जल्दी से जरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लें। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फॉर्मूला कहां से आया है? हाफ mv स्क्वायर। इसमें से जो सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है, ऑल्सो कैम्ब्रिज की ऑफिशियल मार्किंग वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें टीचर्स को इनवाइट किया जाता है, वहां पर जाकर वो ये बताते हैं कि अपने बच्चों को जरा जबरदस्ती ये बताया करें कि जल्दी जल्दी में ये स्क्वायर ना मिस करें, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट इज मेड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। फरमाइए। हाँ, नहीं, अभी देखते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ½ mv स्क्वायर, इसको डिराइव करने के लिए आपको कुछ एडवांस चीजों का पता होना चाहिए, जो मैं नहीं बता रहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि जब आप खुदा न खास्ता ए लेवल में आएंगे, ना रखना है कि फर्स्ट हो गए, ए लेवल में आएंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको वो चीजें बताई जाएंगी, फिर ये फॉर्मूला डिराइव करने को भी कहा जाएगा। अभी के लिए, अभी आप छोटे बेबीज हैं, तो ½ mv स्क्वायर को याद कर लेना काफी है। एक क्वेश्चन जरा मेरे लिए सॉल्व कीजिएगा प्लीज। ये एक बॉल है 5 किलोग्राम्स की, रेस्ट पे से ये फॉल करती है, और ये ऐसे जमीन को हिट करने वाली होती है। 5 किलोग्राम भी नहीं गिवन क्वेश्चन में, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ये उसकी हाइट है 20 मीटर्स। आपसे कहते हैं बताओ किस स्पीड से जाके वो जमीन से टकराएगा। मैथ्स नहीं गिवन क्वेश्चन। रेस्ट से ये ऑब्जेक्ट फॉल करता है, कहते हैं बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, हाइट है 20 मीटर्स। कुछ भी नहीं गिवन, बस यही है जो भी है। पेपर में आया हुआ बाय द वे, 9.8 होती है। 5 का है, मैंने रेस कर दिया ना, मैंने कहा मैं सही नहीं क्वेश्चन में। यार तू हर दफा सवाल का जवाब निकाल, तब तो नहीं कैसे, तो काला जादू तो नहीं करता? कौन सा? जाहिर है वो वही टॉपिक पढ़े तो जाहिर है वही इस्तेमाल होना है। कैसे आ गई? आपको समझ ऐसा हो ही नहीं सकता। करें करें, शाबाश। दोस्त है तुम्हारा? अच्छा नहीं, तो किसी ट्रक के नीचे दे दो। जी, मालूम हो गया। हाँ हाँ, मैंने बेटा पढ़ा दिया है इससे पहले, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया है, मास वेलोसिटी डेंसिटी पढ़ा दिया है, फोर्सेस का पूरा सेक्शन हमने पढ़ लिया, इसमें मोमेंटम पढ़ लिया है, टर्निंग इफेक्ट पढ़ लिया है, और क्या पढ़ा है भाई, डिफॉर्मेशन पढ़ लिया है, प्रेशर पढ़ लिया है। इसकी एक आपकी एक अच्छी खबर यह है कि आप, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर हम इनको रिकॉर्ड करके डालते हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। जी, मैं और बहुत सारी जगह पढ़ाता हूँ रवि। यार नहीं है ना, मैं कहाँ से क्वेश्चन में आएगी। हाँ। यार सांस ले ले, मैंने अनाउंस किया टेस्ट अभी तक? मैंने अनाउंस किया अभी तक? नहीं किया। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, एंड पे करूंगा ना, मशहूरी वीडियो के एंड पे। पता नहीं, इसको छोड़ो, इग्नोर करो। ऐसे ना दरवाजा खड़काते हैं, पहले टीचर से इजाजत लेते हैं, मैं अंदर आ जाऊं प्लीज, मेरी बहन अंदर है, भाई अंदर है।
है अंदर आके पूछ रहे, अंदर आ जाओ। नहीं, पुअर गाय इज बेगिंग मी फॉर एम। दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर। लिखा है अपनी फॉर्मूला अभी तक? कहते हैं मैं एक फॉर्मूला का 1 नंबर ले लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। लो भाई, खवातीनो हजरात, आई नीड योर अटेंशन टू द बोर्ड प्लीज। पेन खाना बंद कर दे। चलो बस, ये पेन खाना बंद करो, मुंह से निकाल। There are so many other things you can eat. You choose the pen to eat. में वेट भी नहीं है, कहाँ है वेट? कितना होगा? वो वेट नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है खाला जी। तो मैं उसको भी जज करूँ, मैं सबकी बेइज्जती करता हूँ ऐसे। फॉर मी मेन women आर इक्वल, आई एम अ फेमिनिस्ट। अच्छा मोनम क्या है भाई? तुम लोगों ने मिलकर निकाला है। लो भाई, देखो इंतहाई इंतहाई कॉमन सेंस वाली बात है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, और किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। मैथ किया कभी तुमने? मैथ दोनों साइडों पे कॉमन है, कैंसिल हो जाता है। ओ अब आगे है क्या गया? अब आगे रह क्या गया? रह के क्या आगे? ग्रेविटी की जगह पे आ गया 9.81, हाइट की जगह आ गया 20, इक्वल्स टू 1/2, वेलोसिटी का स्क्वायर। v फाइंड करने के लिए ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9.81 इंटू 20, और फिर v का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। एंड योर आंसर इज 19.8 meters per second. If you got that right, give yourself a pat on the back. शाबाश। पहली दफा नहीं, छठी दफा जरा ठीक हुआ है ये, कोई पहले 5 गलत करके। चलो, अच्छा लगा, मजा आया सवाल में। ऐसा पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अभी यार खत्म कहाँ हुआ है यार, सोचना क्या इतना एफिशिएंट क्यों बन रहे हैं? ले जी, पावर। अप्पा जी सोलर का काम तो नहीं? वो एक ही बात है, एक ही बात है। लो भाई चलो, खवातीन, बस आखिरी को 2-3 मिनट रह गए, 1-2 बातें मैंने और बतानी है, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। पावर इज डिफाइंड एज, कल से ना इधर बैठना, ठीक है? शायद कोई असर हो जाए। पावर, कुछ भी बोल दे। फोर्स, तो फिर फोर्स और पावर में क्या फर्क होगा? कुछ भी नहीं। नहीं। अच्छा, पावर इज, मैंने कहा 1-2 बातें और बतानी है मेरी, सो आई गेट पेड टू स्पीक, लेट मी डू इट। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। फिजिक्स की दुनिया में ना, हम हर वक्त फिर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का इफेक्ट डिस्कस करते हैं, तो एक नई चीज बन जाती है। जैसे अगर मास के साथ वेलोसिटी का असर देखें तो वो मोमेंटम बन जाता है। जैसे फोर्स के साथ डिस्टेंस का इफेक्ट देखें तो वो टर्निंग इफेक्ट भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू डिस्कस वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू या इन रिलेशन टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो पावर क्या चीज है? जब हम ये देखेंगे कि यूनिट टाइम यानी 1 सेकंड के अंदर कोई चीज कितना वर्क कर रही है, उसको पावर कहा जाता है। अगर हाँ, 2 बंदे एक ही जितना काम कर रहे हो, लेकिन उनमें से जो जल्दी कर लेगा, दैट पर्सन विल बी हैविंग मोर पावर।
ये वो पावर वाला वो कॉमन लफ्ज नहीं जो आप अपनी आम कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल करते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज को कॉमन लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करने से कंफ्यूजन पैदा होती है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स की डेफिनेशन याद करना जरूरी है। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। इससे आप देख सकते हैं कि पावर टाइम के साथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि वर्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So if something or somebody or some device does more work in less time, that is said to be more powerful. गाड़ियों के इंजन ज्यादा पावरफुल हैं, ये कैसे पता चलता है? If they are able to attain more kinetic energy in less time. आप गाड़ी की परफॉर्मेंस इस तरह जज करते हैं कि 0 to 100 ये कितनी देर में जाती है। तो जिस गाड़ी की हॉर्स पावर या इंजन बड़ा होगा, पावर ज्यादा होगी, वो कम टाइम में 0 to 100 जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, बिल्कुल करता है। लेकिन क्या इस फॉर्मूला में कहीं बॉडी वेट आ रहा है? हमें इस बात से कंसर्न नहीं है कि कोई चीज कितना उसका वेट है, लेकिन अगर वो कम टाइम में ज्यादा वर्क करने की कैपेबिलिटी, अगर आपको एक ट्रक चाहिए तो ट्रक के अंदर आप ये वैगन आर का इंजन तो नहीं लगा सकते ना, उसका बॉडी वेट ज्यादा है, तो यू वुड रिक्वायर अ बिगर मोर पावरफुल इंजन। मोर पावरफुल इंजन मतलब 1 सेकंड में वो उतनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता हो या प्रोड्यूस करता हो। 1000 सीसी, 1300। अच्छा, वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। तो पावर का यूनिट क्या बन गया? जूल पर सेकंड। डू नॉट फॉरगेट दिस, जूल पर सेकंड इज द यूनिट फॉर पावर। लेकिन अगेन हम यूनिट्स को कुछ साइंटिस्ट के नाम से एसोसिएट कर देते हैं ताकि हम उनको रिस्पेक्ट दे सकें। सो हमने इसको एक साइंटिस्ट के नाम पे एसोसिएट किया, दैट इज वॉट। उसका सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू, वॉट। हाँ, तो वॉट लिखा है मैंने। ओके, वॉट विल, ओके सॉरी। अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन वन वॉट, तो जी कैसे डिफाइन किया जाएगा? कैसे डिफाइन किया जाएगा 1 वॉट? When 1 joule of work is done in 1 second, 1 watt power is created. ले जी, आज के लिए बस इतना ही। देयर इज अ लिटिल न्यूज फॉर यू। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास नंबर 1। देन ऑन सैटरडे देयर विल बी अनदर एक्स्ट्रा क्लास। अब मुझे आपसे ये डिस्कस करना है कि कल की तो होनी है एक्स्ट्रा, जो सैटरडे की क्लास है क्या हम उसको ऑनलाइन कर लें या ऑन कैंपस कर लें? नहीं, ऐसे ना ऑफ नहीं हो सकता, बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग दिस मंथ, आई हैव टू कॉम्पनसेट फॉर अ फ्यू क्लासेस दैट आई लूज। सो नहीं, पहले आधी पहले करेंगे और आधी वापस आके करेंगे, तो ये जरूरी है। तो mean it's my job that I have to conduct those classes. It's your choice, you take it or not. इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ मिडिल ग्राउंड निकल आए जिससे आपके ऊपर भी ज्यादा बर्डन ना आए और मेरा काम भी होगा। इसलिए सैटरडे की क्लास की तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, डू यू वांट इट ऑन कैंपस और ऑनलाइन? कैंपस वाले अपना हाथ उठाएं प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम तो आज ही आए, तुम्हारा वोट नहीं काउंट करते। 1 2 3 4 5 6। और ऑनलाइन वाले? ऑनलाइन वाले वोट करना है वैसे। चलो, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, हम रखते हैं ऑन कैंपस ही हैं, लेकिन आप अगर नहीं आ सकते सैटरडे को, यू ज्वाइन अस ऑनलाइन। ऐसे ही मैंने कहा आपको ऐसे थोड़ा पावरफुल फील हो, होता वही है जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे। आई विल बी हियर for a few more minutes. If you have questions, please come up to me.